हिमांग आंसर आ गया क्या? एक मिनट सर। ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन सबको ना। गुड मॉर्निंग हर्ष। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन बनाओ ये वाला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टॉम। जल्दी चालू कर दिया आपने। हाँ, आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी में आंसर मैंने लिखा नहीं है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो विदाउट ऑप्शन वाले होंगे। मैंने जानबूझ करके उसमें ऑप्शन हटा रखा है कि आप लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर लिया करो संडे को। चलो हर्ष बताओ कौन सा आंसर आने वाला है। इसमें थोड़ा confusion हो। अमन, ईजान, पीयूष ये सब आए नहीं? सो रहे हैं क्या अभी तेरे बैच वाले? पता नहीं सर, पूछ लेता हूँ। तो धीरे धीरे करके आएंगे। अच्छा, चिन्मय देख, चिन्मय सबसे पहले आया है आज ना। अरे हाँ, आ गया ईजान, अमन। चलो देखना। और अमन टन्ना क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर। चलो फिर इसका आंसर बताओ। 1 मिनट का टाइम देते हैं, अब से 1 मिनट का टाइम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो देखना, अब मैं करता हूँ ना। आपको दिया गया टोटल प्रेशर निकालना है, तो आप टोटल प्रेशर तो तभी निकालोगे ना जितने अपने पास गैसेस वाले कंपोनेंट होंगे वही टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो टोटल प्रेशर में किसका किसका प्रेशर लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर सी प्लस में पार्शियल प्रेशर ई का। सी तो दोनों जगह पे कॉमन है ना, तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। अब आप देखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रेशर ये वाला अपन ने P1 मान लिया, ये वाला प्रेशर कितना मान लिया? P1 मान लिया। ए है और ये B प्लस सी, इसका प्रेशर अगर P1 मान लिया तो ये भी P1 होगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इक्वेशन ऐसा है C प्लस सी, तो अगर इसको आप P2 मानोगे तो ये भी P2 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कॉमन आए ना, इसलिए कॉमन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे P1 प्लस P2 हो जाएगा और इसका भी P2 प्लस P1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है?
अब किसी का भी आप निकाल लो, मान लो कि ऊपर वाले का अपन ये ऐसे निकाल रहे हैं ना, ऊपर वाले का KP1 मान लिया, तो KP1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो P1 इंटू P1 प्लस P2 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन मान लिया। वैसे ही दूसरे वाले इक्वेशन के लिए KP2 अगर अपन निकालें तो KP2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 इंटू P1 प्लस P2, यही आएगा ना, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर दे, KP1 प्लस KP2, तो बताओ क्या मिलने वाला अगर दोनों को ऐड करें तो, P1 plus P2 whole square। P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर मिल गया। और KP1 KP2 आपको दिया गया है, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना कि P1 प्लस P2 की जो वैल्यू होगी √x प्लस y हो जाएगी। अब जो अपना टोटल प्रेशर है उसके ऊपर आता है, टोटल प्रेशर ये है ना, ये वाला है। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहे तो पीटी की फॉर्मूला पीवी कितना दिया गया है बताओ, पीवी P1 P1 plus P1 plus P2 plus P1 plus प्लस P2, और ये P2 हो गया, मतलब कुल मिलाकर 2 इंटू P1 प्लस P2 आ गया। P2। हाँ, P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या है, x प्लस, तो आंसर कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है ना। चलो हटा रहा हूं मैं ना सर, 1 मिनट। सर आप बाद में PDF भेज दोगे ना इसकी? हाँ मैं PDF भेज दूंगा, लेकिन अभी जहाँ जितना जरूरत हो वो तो नोट करोगे, PDF के भरोसे नहीं रहोगे, ध्यान रखना। चलो देखना इधर। हाँ सर, नोट कर दिए। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, ये आप लोगों ने किया तो है, टेस्ट में मैंने दिया था। कंसिडर द रिएक्शन N2 plus 3H2 twice NH3. The equilibrium constant of the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by। कुल मिला के आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकालना है। पार्शियल प्रेशर NH3 क्या होगा वो निकालना है। और नीचे एक कंडीशन लगा रखा है, ये ध्यान देना, ये ऐसा है, रिएक्शन में एक बार लिख देता हूँ, N2 प्लस में N2 प्लस 3H2 और ये ट्वाइस NH3। क्वेश्चन नहीं नोट करना है, क्वेश्चन ऊपर देखना है, सॉल्व नीचे रफ कॉपी में करनी है आपको अभी। हो गया? सर हाँ बोलो। सर, वो ऑप्शन में केपी के साथ वो दूसरा पी क्या है? सेकंड ऑप्शन में केपी का नहीं, पावर नहीं, 1। नहीं, सारे ऑप्शन में वो केपी तो है, पर उसमें साथ वो स्मॉल पी है, वो क्या है? टोटल प्रेशर, स्मॉल पी जो हो गया ना वो टोटल प्रेशर हो गया। हाँ, स्मॉल पी जो लिखा गया ये टोटल प्रेशर है। चलो देखना, एट इक्विलिब्रियम पे अगर अपन मान लें, एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का नहीं,
एट इक्विलिब्रियम पे अगर पार्शियल प्रेशर N2 मैंने मान लिया P, ये टोटल प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन वाला P नहीं है ये ना। कितना मान लिया पार्शियल प्रेशर N2 का? P। तो पार्शियल P। प्रेशर N2 का क्या होगा? 3P। पार्शियल प्रेशर NH3 का क्या हो जाएगा? 2P। तो एट इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितने हो जाएगा? तीनों का एडिशन होगा ना, पार्शियल प्रेशर N2 प्लस पार्शियल प्रेशर H2 प्लस पार्शियल P। प्रेशर। लेकिन क्वेश्चन में देखना, आपको दे रखा है कि NH3 का पार्शियल प्रेशर जो है ना टोटल के प्रेशर में काफी क्या है? कम है। कम। प्रेशर के रिस्पेक्ट में काफी कम है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NH2 उसको क्या करना है? नेग्लिजिबल करना है NH3 को। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर N2 का कितना दिया गया है? P दिया गया है। H2 का कितना है? 3P। P। क्या दिया? 4P। और P। अब अगर आपको टोटल प्रेशर की कभी रिक्वायरमेंट होगी आगे क्वेश्चन में, तो टोटल प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो 4P। मतलब इस वाले P की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा? PT/4। यही वाला जो PT मैंने लिखा है ना ऑप्शन में P में है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने का है। जो ऑप्शन में P है ना वो क्या है? PT है। PT। तो अब यहां से निकाले KP का फॉर्मूला क्या होता है? KP इक्वल टू अगर अपन निकाले तो देखना, KP का फॉर्मूला, KP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का सबसे पहले आएगा NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर N2 हो जाएगा इनटू पार्शियल प्रेशर H2 का क्यूब। होल क्यूब। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। पार्शियल प्रेशर NH3 निकालना है ना, तो मैं इधर से सेपरेट ही कर लेता हूँ। पार्शियल प्रेशर NH3 का होल स्क्वायर इक्वल टू KP इनटू पार्शियल प्रेशर N2 इनटू पार्शियल प्रेशर H2 का होल क्यूब। KP तो KP में ही रहने देना है। पार्शियल प्रेशर N2 क्या है? P है। और पार्शियल प्रेशर H2 कितना है? 3P है। तो 3P का होल क्यूब कर दे तो ये KP N2 कितना आ जाएगा? 27 का P का पावर 4 आ जाएगा। ये आएगा ना, P क्यूब है। तो ये हो गया KP इंटू 27। अब P ये कौन सा है अपना? ये वाला P की वैल्यू अगर पुट करो, ये देखो ये आ गया ना, कितना? PT/4। PT/4 इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा? PT का पावर 4 और नीचे कितना? 16 4 का का स्क्वायर पावर कितना है? 56। यही होगा ना, 4 का पावर हाँ। 4 तो 16 का हाँ वही स्क्वायर। 250। तो अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर जब NH3 तुम निकालोगे तो उस साइड जाके स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट होगा तो KP का पावर 1/2 होगा। 27 का पावर में क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, तो ये 3 आ गया और ये 3 का पावर 1/2। इसका मतलब 3 का पावर कितना? 3/2। 3/2। 3/2। 3 का पावर 3/2 इंटू PT है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? PT स्क्वायर। PT स्क्वायर अपॉन 16। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ये वाला? ये हमारे एग्जाम में आया था। तुम्हारी कौन से बोर्ड वाले में क्या? अच्छा, नहीं नहीं, बोर्ड में नहीं, जेई वाले में। हाँ ये वाले में, हाँ। सर दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रहा हूँ, अलाउ कर दोगे ना? क्या हो गया? सर दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हो रहा हूँ। हाँ तो रो क्यों रहा है तू? हाँ तो अलाउ कर दो ना। हाँ अलाउ तो कर रहा हूँ, ये रोते रोते क्यों बोल रहे हो? सुबह सुबह पड़ी है क्या तेरे को? हाँ सर। अच्छा, KP में सिर्फ गैस का लेना होता है। इसको हटा दूं? यस सर। हाँ सर। एक 2020 में देखो एक डब्बा वाला क्वेश्चन पूछा था, अभी डब्बा वाला मैं क्वेश्चन आपको सर हाँ मतलब अगर ये रिएक्शन रिवर्स करके इक्विलिब्रियम पे है तो भी यही प्रेशर रहेगा ना? बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन है ना, ये इस बार जनवरी में पूछा गया था। अब बताओ इसमें रिएक्टेंट है रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट बी। अच्छा, विद प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, देन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 2020 का क्वेश्चन है।
रिएक्टेंट कौन सा है, मैं बस मेंशन कर देता हूँ, ए है। और प्रोडक्ट कौन सा है, बी है। चलो वर्ग द्वारा प्रदर्शित अभिकारक के बिट्टो द्वारा प्रदर्शित उत्पाद बी के साथ साम्य में है। सर वो 12 सर्कल्स होने चाहिए ना कि 11 ही है? 11 ही है। अच्छा सर ए और बी गैस है, सॉलिड है, क्या है? सर 1.8 आ रहे हैं। हाँ वही, वो 12 सर्कल्स होंगे ना तो 2 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट लेना गैस टू आ रहा गैस टू सॉलिड आ हो रहे जाएगा। हैं। टू आ रहा है सर। सिंपल ऐसे लिया गया। रिएक्टेंट ए में कितने हैं, कौन सा करो ना, रिएक्टेंट कौन सा था स्क्वायर वाला, 6 कितना है, क्या ये 11 है। 11। तो अप्रोक्सीमेट लेना है, मतलब रिएक्शन ए से कहाँ चला गया, बी में। तो ए से बी में चला गया तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्शन। तो ये 11 अपॉन में 6 की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट 2 लिख देता हूँ। अप्रोक्सीमेट 2। हो गया। यस सर। हाँ सर। चलो अब देखना इसके बाद नेक्स्ट ये है, ये भी मैंने तुम लोग को करवाया है, 11th वालों को करवाया है, 12th वालों को नहीं करवाया है। सर हाँ ऑप्शन में नहीं बोलना है। ऑप्शन अलग कर दिए। वही सर, ऑप्शन घुमा दिया आपने। मल्टीपल चॉइस वाला है कि सिंगल वाला ही है? अरे सेम टू सेम ऑप्शन है यार, मैंने कोई रिवर्स नहीं किया। मल्टीपल, हाँ ये स्टार लगा देता हूँ ना, मतलब मोर देन वन हो सकते हैं। चलो अब समझना, देखना, ये दो रिएक्शन अपने पास दिए गए, ए से पी, ए पी फॉर प्रोडक्ट हो गया। अब दोनों को ग्राफ आप देखो, यहाँ पे ग्राफ में देखो जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर की वैल्यू कम है। मतलब वो कैसे पता चला है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो T2 ग्रेटर देन क्या है, T1 है ना। यहाँ भी सब में T2 ग्रेटर देन T1। ये तो ग्राफ से ही अपने को पता चल रहा है ना कि हाइयर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो रहा है। इसका मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन ये दिया गया होगा वो कौन सा रिएक्शन रहा होगा, एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सोथर्मिक में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है, और वो किधर, फॉरवर्ड की तरफ आना चाहता है रिएक्शन, सॉरी बैकवर्ड की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अगर इसमें दिक्कत है तो इससे भी अपन पता कर लेंगे कि T2 ग्रेटर देन T1 दे रखा है और पूछा द करेक्ट स्टेटमेंट इजर अज्यूम डेल्टा एच, ये फलाना डिमका दे रखा है, डेल्टा एच इंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ ln k एट T1, मतलब ln k1 अपॉन में एट ln k एट T2, मतलब ln k2, ये क्या है, इज ग्रेटर देन T2 बाई T1, T2 बाई T1 से बड़ा है। तो बताओ अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो T1 हो गया और ln k1 हो गया, और ये ग्रेटर देन T2 ln k2 हो गया। दोनों तरफ माइनस RT से अगर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस RT से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ln k1, माइनस लगाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस आर k2 ln k2। ये वाली पूरी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नोट को रिप्रेजेंट, डेल्टा जी भी लेके चल सकते हो अभी, तो डेल्टा जी 1 लिख देता हूँ और ये डेल्टा जी नोट 2 लिख देता हूँ। अब देखना है यहाँ पे, अगर इस ये वाला जो नीचे आया अपने पास रिलेशन, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना। अरे G2 ग्रेटर देन G1 है, इसका मतलब G2 में टेम्परेचर भी तो ज्यादा है ना, ये T2 ज्यादा है T1 से, ये तो क्वेश्चन में दिया गया अपने को। तो अब देखना डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है,
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब आपके पास कंडीशन ये है कि टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा दें, टेम्परेचर क्या करें बढ़ा दे, तो डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? पूछा है टेम्परेचर बढ़ा दे तो डेल्टा जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, वो कौन सी कंडीशन होगी? चेक कर लेते हैं अपन। ए वाली। डेल्टा एच की वैल्यू अगर अपन निगेटिव रख दे, ठीक है, और ये बीच में क्या आ गया, ये माइनस। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये टी लगा दिया, डेल्टा एस की वैल्यू अगर क्या रख दिया अपन, निगेटिव। समझ में आ रहा है? निगेटिव रख दे तो आगे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे टी डेल्टा एस ज्यादा होता जाएगा, किससे? डेल्टा एच से। और जैसे जैसे टी डेल्टा एच ज्यादा होगा वैसे वैसे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इंक्रीज करते जाएगी। तो ऐसे अपने पास ऑप्शन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 और डेल्टा एच लेस, ठीक है। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? एक ये वाला है और ये वाला है। मोर देन 1 था तो आंसर जो ही सर ये डेल्टा जी वाला तो हम कैसे बोलेंगे? जी वाला क्या? बोल नहीं रखा है, इसलिए अपन डेल्टा एस के रिगार्डिंग देखा गया है बस ऑप्शन को। तो ये सी वाला तो हम श्योर नहीं। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला तो डेल्टा एस लेस देन 0 हो सकती है ना। आपने टेम्परेचर डेल्टा एस लेस देन 0 करके डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में आ सकती है ना, मतलब आ सकती है पर सर पर हमेशा आएगी ऐसा जरूरी थोड़ी ना। हाँ तो टेम्परेचर इसने बोला नहीं है ना कि कम है या ज्यादा है, तो अपन कंडीशन मोर देन 1 है, सिंगल करेक्ट होता तो ये तो लेके चले जाते, बट मोर देन 1 है तो सी भी लगाना होगा तेरे को। तो मल्टीपल में सर मान लो नहीं सही, मल्टीपल में नहीं देता तो ए सही हो जाता। सर पर मल्टीपल में भी एक करेक्ट हो सकता है ना। क्या कह रहे हो? सर वैसे डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ फिर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी पूरा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो फिर लेकिन एक बात बताओ, डेल्टा तेरे को टेम्परेचर मेंशन ही नहीं किया कि इसके लिए कम रखना है ज्यादा रखना है, तो डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। हाँ तो मोर देन 1 है, मतलब जिसके ऊपर डाउट जाएगा वो लगा सकते हैं यहाँ पे अपन। तो ये और सही है सर। हाँ सर अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो भी डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी वैसे तो भी। हाँ पर तो वही पूछा था मैंने, सर ने कहा टेम्परेचर के बारे में कुछ कहा नहीं है। तो एक बात बता, इस पूरे क्वेश्चन में अपने को डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 दे रखा है ना। अरे ये तुम हाँ एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता? हाँ सर सही हो गया। बी तो वही नहीं, चलो हटा दूं। यस सर। हाँ सर। ये इसमें सॉल्यूशन कैलकुलेशन नहीं है, बस हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना है वही वाले प्रोसेस से। सर ये बी वाला रुक जा, तुम लोगों को ये तो नहीं बताना, मैं अभी पूछ लेता हूँ किसी से ये क्वेश्चन ना। रुशिल बता रहे क्या होगा आंसर इसका? रुशिल सर यहाँ पे बी मतलब क्या है? ये मतलब क्या है? पी यस सर। कहाँ लिखा है? पी का मतलब सर ऊपर प्रेशर। वो P, T1 लिखा है ना ब्रैकेट में। अरे ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये भी प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है। देखो डेल्टा एच की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक है, डेल्टा एच लेस देन 0 इसका मतलब एक्सोथर्मिक हो गया ना। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया परसेंटेज यील्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? NH3 का। NH3। तो अब बताओ यहाँ से देखना, अगर इसकी बात करें ना अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने पास दिया गया है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो
तो तो ये NH3 डिक्रीज हो जाएगी। तो बैकवर्ड जाए। अमाउंट क्या होगा, कम होगा ना। मतलब टेम्परेचर कम रखने पे NH3 का अमाउंट ज्यादा होगा। ज्यादा है। तो वैसा आपने क्यों देख लो, टेम्परेचर कम रखने पे ये वाला ग्राफ देखो, बी वाला, इसके सामने आओ यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आओ, और T1 लेस देन क्या है, T2 है। T1 लेस देन T2 है, इसका मतलब T1 पे परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ज्यादा। ज्यादा। इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है अपना। और सी वाला? सी वाला, हाँ ये परसेंट देखो यहाँ पे, ए और बी में दिया गया है ना, दो, अच्छा बी और सी की बात कर रहे हो आप, एक T1 दिया गया, दूसरा T2 दिया गया है, कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम पे एक जगह पे सेम है। है ना, ये कभी इक्विलिब्रियम पे सो ही नहीं किया ना। चलो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम लोग। 2016 एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वहां से लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये X2 गैस है और इधर क्या है, ट्वाइस X है। स्टार्टिंग के आपको दिया गया 10 स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2, 1 मोल X है, तो ये 0 हो गया। अगर इसको 1 माइनस x/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। एक्स। एक्स एक्स और हाँ सर सर। x है ना, x जो दे रखा है यही बीटा इक्विलिब्रियम है। बस अब आपको रिलेशन निकालना है, निकालना। सर ये हमने एक्स, ठीक है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला नहीं है ना, वो अलग वाला है ना, नॉर्मल वही वाला। मतलब 1 मोल से कितना डिसोसिएट किया, इधर 2 कोएफिशिएंट है, तो अगर x/2 लगे तो ये इसका डबल हो जाएगा ना, तो डबल करोगे तो x ही आएगा ना। हाँ सर। x की वैल्यू बीटा इक्विलिब्रियम, अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो। Kp निकालना है ना तेरे को, Kp निकालना है, तो Kp के लिए ध्यान रखना पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और ये T इक्वल्स टू 0 पे है और ये T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे है। टोटल प्रेशर की वैल्यू भी दे रखा है, देखो प्रेशर ऑफ कितना, 2 बार, प्रेशर दे रखा है 2 बार। सर 5 का सी है। इनका C है, ब्रूसिल ब्रूसिल का सही है, चिन्ह में तेरा गलत हो गया। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो था ना, दूसरा थोड़ा सही है, 6 वाला सीखा। डी आ रहा है ऑप्शन, कौन सा आ रहा है? डी लास्ट। लास्ट वाला, क्या बात करते हैं सो हम। चलो देखना, अभी करते हैं कैलकुलेशन, मिस्टेक किया होगा। हाँ पहले सर। क्वेश्चन में तो बस सिंपल कैलकुलेशन करना, बताओ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 + x/2 लिख दूं? 1 + x/2।
तो बताओ यहाँ से केपी की वैल्यू जो होगी, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर किसका, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर x2 होगा। अब पार्शियल प्रेशर अगर x2 की बात करें अपन, सॉरी x है ना ऊपर में, तो पार्शियल प्रेशर x जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर P, अभी P ले लेते हैं, बाद में P की वैल्यू 2 रख देंगे लास्ट में ना। P हो गया, x हो गया, डिवाइडेड में कितना 1 प्लस, सर ये आंसर तो बी वाला है ना? आंसर बी वाला है, px अपॉन में 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में नीचे कितना आ जाएगा, p इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस x/2। अब सर आपको उसमें भी नीचे भी प्लस एक्स होगा ना टोटल, पहले ही कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब p की वैल्यू कितना रखना है आपको, 2 रखना है, 2 और x की वैल्यू बीटा इक्विलिब्रियम, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम। मतलब फाइनली यहाँ से एक स्टेप में और आगे लिख देता हूँ, जो केपी की वैल्यू आती होगी ना वो ऐसे आता होगा 4px स्क्वायर डिवाइडेड में 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो 4p की वैल्यू 2 है तो 8 हो गया, तो 8x स्क्वायर मतलब 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइडेड में 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, तो बी वाला ऑप्शन। अरे सर वो मैंने मोल फ्रैक्शन लेने में गलती कर दी थी। 6 वाला ट्राई करो। ए हाँ बोलो। अच्छा ए बोल रहे हो तो हाँ ए इनकरेक्ट थोड़ी ना, करेक्ट है ना? दे लिखना इनकरेक्ट वाला, करेक्ट वाला नहीं। अच्छा हाँ। अभी चिन्मय का क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़ा देर में ना। बी वाला गलत। बी वाला गलत है। At the start of the reaction, dissociation of gases X2 takes place spontaneously. ये देखो यहाँ तो इसी को रहता है ना, ये बिल्कुल सही है ना, गलत कैसे बोल सकते तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो मैंने भी वही देखा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए ना। सर पर x से 2x मोल्स बन रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है ना। सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है, ठीक है, कैसे सही है, सही बोल रही है। देखना t इक्वल्स टू 0 पे, एक तो फंडामेंटल ऐसे देख सकते थियोरेटिकल, t इक्वल्स टू 0 पे अगर 1 मोल है 0 मोल है। आप एक बात बताओ, एक का 1 मोल है दूसरे का 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है t इक्वल्स टू जैसे ही आप टाइम आगे बढ़ाओगे वैसे ही x2 का क्या होगा, डिसोसिएशन होना स्टार्ट होगा ना ऑटोमेटिक। और जब डिसोसिएशन होगा तो किधर की तरफ बढ़ेगा, फॉरवर्ड की तरफ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना अपना क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ये तो इससे हो गया, ठीक है। दूसरा देखना, अगर आपको यहाँ पे केपी की वैल्यू पता चल गई, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं एक एक करके। अब केपी इक्वल टू 4px स्क्वायर डिवाइडेड में 4 माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से अगर बात करें अपन x और किस में रिलेशन निकालना चाहे, p में, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आने वाला है, √p, यही आएगा ना। तो अब यहाँ से देख लो, प्रेशर की वैल्यू जैसे जैसे आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, x क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है ना। अगर x इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा ना। अगर x आपने क्या किया, p की वैल्यू क्या की आपने, डिक्रीज कर दी, p की वैल्यू डिक्रीज, तो x क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर x इंक्रीज हुआ इसका मतलब आगे की तरफ जाएगा, तो x का ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेशन जो होता है इस ये वाले का, इसका क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ये समझ में आ गया। सर दूसरा वाला मैं एक बात बोलने है सर, वो बोला ना कि मोल्स बढ़े तो स्पॉन्टेनिटी, सर पर उससे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, स्पॉन्टेनिटी तो डेल्टा जी वाले से पता चलेगी ना। अगर मोल्स बढ़े तो एंट्रोपी बढ़ी ना, अगर उसमें डेल्टा एच। बी वाला ऑप्शन करते हैं ना, देखना आप एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, आपके पास जो रिलेशन है ना वो क्या है, रिलेशन की वैल्यू क्या दी गई, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसेस x2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। अगर आपको
आगे सब देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप लोग समझना बस। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अगर अपने को स्पॉन्टेनियस दिखाना है तो एक कंडीशन ये भी होता है कि केपी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट से ज्यादा होना चाहिए। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट से वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट से क्या है, ज्यादा है, तो बताओ रिएक्शन कोएफिशिएंट से अगर केपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं ना अपन। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि डेल्टा जी नोट जो है ना वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इसको आपको पॉजिटिव बनाना होगा, इसका मतलब केपी की वैल्यू लेस देन 1 रखनी होगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर केपी अपने को डेल्टा जी नोट को पॉजिटिव बनाना है तो केपी की वैल्यू लेस देन 1 रखना होगा आपको, तभी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केपी की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, यहाँ तक सही है। अब आ जाओ, क्यू की वैल्यू अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो क्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन को छोड़ करके उससे पहले में क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में अपने पास क्या है, देखो ना, x है तो x का स्क्वायर, डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड में x2। आप एक बात बताओ, जो kp की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है, kp की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफी कम हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन काफी कम हो रहा है। इसका मतलब q की वैल्यू जो होगी और कम आने वाली है, तो उससे भी कम। इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, kp और q में, kp। तो अगर kp बड़ा हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगा, आगे जाएगा। आगे जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस, अब सी देखो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चेक करना। अगर बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 रख दे, अगर बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 मतलब एक्स की वैल्यू, तो आपको बताना ये सही है या गलत है। ऑप्शन चेक करो, सी वाला ऑप्शन चेक करना। मन समझ में आ गया तेरे को? हाँ सर। सी वाला चेक करना है, बीटा इक्विलिब्रियम 0.7 है तो सही है या गलत है। सर पर मतलब मेरे को वो अभी भी थोड़ा डाउट है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है तब तभी वो नॉन स्पॉन्टेनियस डिसाइड हो गया, तो फिर बाकी फैक्टर्स से क्यों? नहीं, डेल्टा जी होता है, एक डेल्टा जी नोट होता है, पूरा रिलेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आरटी एल एन क्यूपी होता है ना। हाँ तो सर। स्पॉन्टेनियस का एक मतलब ये भी होता है कि अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रहा है, और अपने आप तो तभी होगा जब वो फॉरवर्ड में जाएगा, तो वो भी स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। अरे सी गलत होगा। सी गलत कैसे है, कितना आ गया, सर केपी की केपी वैल्यू 1 से की ज्यादा आ वैल्यू 1 से जाएगा। बड़ी आ गई। ज्यादा आ रहा है सर वो केपी। हाँ, तो सी गलत है, समझ में आया? हाँ क्योंकि सर। केपी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अब डी वाला बताओ, केसी की वैल्यू लेस देन 1 सही है या गलत है? सिंगल करेक्ट है, बट फिर भी चेक करना है एक बार, एक एक ऑप्शन। केसी की वैल्यू लेस देन 7 है या नहीं। अगर बीटा हाँ सर। इक्विलिब्रियम की वैल्यू आप 0.7 रखोगे, बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर आपने 0.7 रखा तो केपी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.16 के आसपास आती है। हाँ। ठीक है, इसका मतलब वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि केपी की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने डिसाइड कर रखा है, कितना होना है, लेस देन लेस 1। देन लेस देन 1। गलत हो गया। अब डी वाला आप चेक करो, गलत है, सही है। केसी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, नहीं आएगी। अगर इसने केसी लिखा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे बात किया है ना इसने। हाँ सर। चलो आप बताओ, केसी केपी रिलेशन होता है ना एक, केसी और केपी में। केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी रेज़ टू डेल्टा एन। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 आने वाली है। 1 हो जाएगी। इसका मतलब केसी की वैल्यू क्या है, केपी अपॉन में आरटी, और केपी अपन ने ऑलरेडी लेस देन 1 रखा है, तो केसी की वैल्यू भी क्या आने वाली है, लेस देन 1। लेस देन 1। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, आंसर किसी को बोलने नहीं है, आंसर किसी को नहीं बोलना है। ये तो चिन्मय से पूछूंगा मैं ना।
चिन्मय बताओ आंसर क्या होगा? हाँ सर, एक सेकंड। एक बार मानव अच्छे से सारे ऑप्शन चेक करते हैं ना? यस सर। सारे ऑप्शन एक बार चेक करो। हाँ मतलब सारे हो गए। हाँ ठीक है। सारे टोटल सही है ना? ठीक है, इसमें अब टोटल कैसे सही है वो देखना। टोटल रिलेशन स्टेब्लिश करोगे ना, तो ऊपर अगर इन दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने पे देखो ये और ये निकल पड़ा, और क्या क्या निकल पड़ा, MCL से MCL बचा क्या, M 1 2 3 CL और इधर क्या MCL 3। इसका मतलब कि हाँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 बी। अगर दोनों तरफ लॉग लगा दो तो लॉग के इक्वल टू सही है। ऑल ऑफ लॉग दिस। बीटा प्लस बीटा 2। इससे ऑप्शन कौन सा सही हुआ है? बी वाला, लॉग बीटा 2 प्लस लॉग और ए भी बीटा हो गए। 3। अब ये यहाँ पे देखना, ये इससे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी। अगर दोनों तरफ माइनस लगा दे तो माइनस लॉग के हो गया इक्वल टू माइनस लॉग बीटा 1 हो गया, प्लस को ऐसे ही रखने देते हैं, और माइनस लॉग बीटा 2 हो गया, और ये प्लस माइनस लॉग क्या हो गया? बीटा 3 हो गया। अब बताओ माइनस लॉग को क्या बोलेंगे? पी के हो गया, और ये हो गया पी बीटा 1 हो गया, प्लस पी बीटा 2 हो गया, प्लस पी बीटा 3 हो गया। जितने ऑप्शन है सबके सबके आए सही है। सर ये लॉग वाला कैसे माइनस लॉग के? पीएच का फॉर्मूला क्या होता है रे? पीएच है, मैं पार्शियल प्रेशर सोच रहा हूँ, ये क्या आ रहा है? तो पहले मैंने भी वही सोचा था, बाद में मैंने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेगा तू। पार्शियल प्रेशर होता है। नेक्स्ट ये है NaCO4 twice NO2 Kc की वैल्यू 4. This reversible reaction is studied graphically as shown in the figure. Select the correct statement out of 1, 2 and 3. 1, 2, 3 में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही वाला बताना है अपने को। तो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है क्या है? ए बी, ये ऊपर वाला पॉइंट ए है जो तो एकदम बिल्कुल छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट ए है, ये ए है ना, ये वाला ए है, बिल्कुल उसमें एक्सिस में टच किए हुए वो। पहला सही है या गलत है? रिएक्शन कोएफिशिएंट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। ये गलत है। सही गलत है सर। गलत है ना, क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आके हुआ है ना, जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो वहां से Q की वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है, बट इससे क्या होने वाली है? Q कम होने वाली है। तो ए वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। Q का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ना, NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में NO2, और एक तो यहाँ ले रखा, दूसरा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बात किया है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई? फॉरवर्ड। अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड हो गई ना, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड तो तभी जाएगी जब k की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? Q।
अब आपको बताना रिएक्शन प्रोसीड लेफ्ट टू राइट एट पॉइंट व्हेन N2O4 0.1। आपको कौन से पॉइंट पे पूछा ये ना डिस्कशन किया इसने, बस बोला कोई एक पॉइंट होगा जिसपे इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो चुका है, 0.11 आ गया। तो बताओ Q की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो ऊपर में क्या आएगा 1 N2 का होल स्क्वायर 0.01 में क्या आ जाएगा N2O4। तो NO2 का होल स्क्वायर, NO2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वही आएगा 0.1 ही आएगा। और नीचे भी 0.1, मतलब आंसर क्या आ गया 0.1। और Kc की वैल्यू 4 दे रखा है ना, तो Kc ग्रेटर देन क्या हो गया Q, का मतलब रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड। सही हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला बताओ K इक्वल टू Q एट इक्विलिब्रियम आ गया, पॉइंट D और F बीच रेस, सही है या गलत है? सही सही है। बिल्कुल सही है। देख जब भी आपको रेट के टर्म में, अगर रेट के टर्म में इक्विलिब्रियम पे बात करना होगा तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है। और अगर जब भी आपको किसके टर्म में बात करना होगा एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कौन सा सही हो गया, सेकंड और थर्ड वाला अपना सही है, मतलब सही आंसर कौन सा है बी। तो आंसर इसका बी है। ठीक है, ये समझ में आ गया था ना। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर हेमांग वेटिंग में। अरे आ गया क्या? ईजान आंसर तो बता, ये का क्वेश्चन का ईजान, ईजान आया है ना? आज भी माइक रख के चला गया क्या रही ईजान? ईजान आवाज जा रही तेरे को? हाँ सर। कहाँ चले जाते हो तुम? चलो आंसर बताओगे जिसका आया ना। NH3 is heated initially at 15 atm from 27 to 127 at constant volume। कितना आ रहा है? 50। हाँ सही है, बहुत अच्छा व्यूज। देखना ये NH3 है, ये N2 + 3H2। अब बताओ टोटल प्रेशर एट दिया गया ना कितने पे, टोटल जो डाटा पहले रिक्वायरमेंट है वो लिख देता हूँ एक बार ना। टोटल प्रेशर एट 127 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, 30 atm दिया है 127 पे 30 atm। और प्रेशर ऑफ NH3 एट 27 डिग्री सेल्सियस ये कितना दे रखा है, 15 atm। ये 127 पे टोटल प्रेशर दे रखा है, ऐसा नहीं कि NH3 का है। अब आपको NH3 का प्रेशर पता नहीं है 27 पे, ठीक है, सॉरी 127 पे। 27 पे तो पता है, लेकिन 127 पे NH3 का पता है क्या? नहीं पता है ना।
ये तो पूरा का दे रखा है टोटल का, तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं ना कि पार्शियल प्रेशर NH3 एट 127 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा, P मान लिया अपन ने। तो बताओ प्रेशर टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगी, P1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 अपॉन में T2 आ गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या मिलने वाली है अपने को, 15 अपॉन में T1 की वैल्यू कितना 27 मतलब 300, और P2 अपने को निकालना, और नीचे कितने हो जाएंगे 400। तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आएगा ना। अब ऊपर जो रिएक्शन दिया गया ट्वाइस NH3, इसमें N2 का आपको मोल्स भी नहीं पता है, तो मान लिया कि मोल्स अगर A है, कितना है एट इक्विलिब्रियम पे, T इक्वल्स टू डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे ले सकते हैं अगर इसको मोल्स अपन ने A माना है, तो A माइनस 2x लिख देता हूँ, ये x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। तो टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, A प्लस 2x। तो एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल्स के। मोल्स, इसका मतलब इनिशियल मोल्स, मतलब एन आई लिख रहा हूँ इनिशियल मोल्स अपॉन में मोल्स एट इक्विलिब्रियम एन इक्विलिब्रियम इक्वल टू इनिशियल प्रेशर Pi और ये इक्विलिब्रियम प्रेशर P इक्विलिब्रियम। तो इसको ऊपर यूटिलाइज कर लेते हैं, एन इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितना, ये A हो गया, और टोटल A प्लस 2x इक्वल टू 20/30। यहाँ से x की वैल्यू अपने को क्या मिलनी है, A/4, ठीक है। तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन आपको निकालना है, कितना हो जाएगा, A से कितना कर रहा है 2x अपॉन A, तो परसेंटेज ऑफ NH3 डिकम्पोजेस, ये हो गया 2x अपॉन में A इंटू में 100 आ गया 50%। हटा दूं ना अब, नेक्स्ट ये the equilibrium constant for the reaction Br2 liquid Cl2 liquid twice BrCl gas। ये ध्यान देना Br2 लिक्विड दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन का भी यूज मत करना। Kp की वैल्यू 180 है, in a closed container of volume 164 liter initially 10 moles of Cl2 are present। 10 मोल Cl2 दिया गया 27 पे। What minimum mole of Br2 liquid must be introduced into this container so that our equilibrium is maintained at total pressure इतना, total pressure कितना 2.25, और आपको साइड से दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ Br2 लिक्विड का कितना है 0.25। एक बात बताओ, अगर वेपर प्रेशर Br2 लिक्विड का दे रखा है तो एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पार्शियल प्रेशर Cl2 प्लस पार्शियल प्रेशर BrCl कितना होगा, 2 होगा ना बस, 2.25 हाँ, तो ये टोटल 2.25 है, तो 0.25 चला जाएगा ना, तो क्या बचेगा, यही गैस है ना आपके पास ये दोनों, तो इन दोनों को मिला करके 2 हो जाएगा। आगे ट्राई करो आप एक और। सेल 2 कैसे हुआ, अभी समझाते हैं कैसे हुआ। जो देखो ये Br2 लिक्विड है, ध्यान से समझना आप लोग, और अच्छा ये प्लस में Cl2 गैस हो गया, और ये हो गया ट्वाइस BrCl, ये भी गैस है। T इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना है ना वही निकालना अपने को, ठीक है। ये कितना है ना वो अपने को चेक करना है, तो इसको क्या मान लें,
x ले लेते ना, x अगर मान लिया मैंने अपन ने, और ये स्टार्टिंग का तो 10 दे रखा है और ये स्टार्टिंग कुछ नहीं। एक बात बताओ, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है? ये बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है, Br2 और Cl2 में? तभी तो रिवर्सिबल है BrCl। ना ये? क्या? ये तो रिवर्सिबल है, तो लिमिटिंग एजेंट कैसे होगा? रिवर्सिबल, लेकिन ऑलरेडी जो अपना रिमेनिंग गैसेस जो है ना, देखो आपको बोल रहा है ना, मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस कंटेनर सो दैट द अबव इक्विलिब्रियम। ये लिमिटिंग रिएजेंट कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया गया है तो दोनों दोनों नहीं होने चाहिए एक साथ खत्म, लेकिन एक तो हो ही सकता है ना, तब भी अपन निकाल सकते हो, क्योंकि जो तुम के लेते हो वो किसके लिए लेते हो? गैस का कंसंट्रेशन रखेंगे, केपी भी किसका रखेंगे? गैस का प्रेशर रखते हैं। तो बोला व्हाट मिनिमम मोल्स ऑफ Br2 लिक्विड, मतलब जो सबसे कम अमाउंट के साथ प्रेजेंट होने वाला है वो कौन है? Br2 लिक्विड होने वाला है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। मतलब ये वाला T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे कितना बचने वाला है? 10 - x, और ये वाला कितना होने वाला है? 2x। 2x। तो टोटल गैसियस मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल गैसियस मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 + x होगा क्या? और आपको ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में कि टोटल प्रेशर कंटेनर का 2.25 है, बट Br2 लिक्विड का कितना है? 0.25। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 हो गया प्लस पार्शियल प्रेशर क्या? BrCl, ये कितना आने वाला है? 2। क्योंकि टोटल 2.25 है, लिक्विड वाला घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब पार्शियल प्रेशर Cl2 निकालना है यहाँ से, तो पार्शियल प्रेशर Cl2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 10 - x अपॉन में 10 + x, 10 + x। ये मोल फ्रैक्शन निकालना इनटू टोटल प्रेशर Pt। अब पार्शियल प्रेशर किसका निकालें? BrCl का निकालें। ये कितना हो जाएगा? 2x अपॉन में 10 + x इनटू में Pt। अब यही तो Pt है ना, 2 रखोगे लास्ट में जब कैलकुलेशन करने लगेंगे अपन। तो Kp का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर BrCl का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर Cl2 का स्क्वायर। ठीक है, Kp की वैल्यू कुछ दिया है क्या? 1 दिया है, तो इधर 1 चिपका लेते हैं, और इधर BrCl ये कितना हो जाएगा बताओ? दोनों का 1-1 ही आ रहा है। दोनों का 1-1 आ रहा है? कैसे 1-1 आ जाएगा? BrCl की अगर बात करें अपन, हाँ सर तो x की PCl का वैल्यू 10/3 आ जाएगी कैलकुलेशन कर। हाँ, कैलकुलेशन करने पे x की वैल्यू 10/3 आएगी, सही है, बहुत अच्छा। अब BrCl की वैल्यू यहाँ से पुट करो ना, ये वाला, और Pt की वैल्यू कितना रखोगे आप? 2। तो यहाँ से 2x डिवाइडेड मल्टीप्लाइडेड 2, और ये 10 + x का क्या हो चुका है? होल स्क्वायर डिवाइडेड में पार्शियल प्रेशर Cl2, देखो Cl2 ये है ना, तो ये 10 - x अपॉन में 10 + x हो गया, और ये इधर साइड में Pt। एक P से P तो बच जाएगा, बाहर में बस कौन बचने वाला है? एक प्रेशर बचेगा। तो फाइनली कैलकुलेशन करने पे ना आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ने वाला है, ये 4x² इंटू एक प्रेशर बच जाएगा, और नीचे 100 - x²। 10 - x इंटू 10 + x। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 10/3। नेक्स्ट, ये खुद से करने तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया इसमें ना अपन ने। ग्राफ सही से दिख रहा है ना? ये थोड़ा अच्छे जूम तो कर सकते हो आप लोग। The gaseous reaction A gas plus NB gas MC gas is represented by following curves। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में दिया गया है, तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, जब भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ होगा तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होने चाहिए? कांस्टेंट, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। लेकिन अगर रेट के साथ होगा तो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें।
5 आएगा। अरे वाह पीयूष, बहुत अच्छा, सही है। ठीक है। रुचिर सही है। देखना अब मैं करता हूँ यहाँ पे। अब ग्राफ को अपने सिस्टम, लैपटॉप, जो भी है, मोबाइल, उसमें क्या कर लेना है आपको, जूम आउट कर लेना है। देखो ये रिएक्शन अपने को दिया गया है ए प्लस में एन बी, सबके सब गैस में, तो मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूँ। टी इक्वल्स टू 0 पे सबका कंसंट्रेशन देखो, टी इक्वल्स टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 8 है, और बी का कितना है, 12 है। टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, टी इक्वल्स टू टी ले लेता हूँ, मतलब इक्विलिब्रियम है, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस एन एक्स हो जाएगा, और ये एम एक्स। और आपको क्वेश्चन में गिवन है, ग्राफ में गिवन है, लेकिन ये ढूंढना पड़ता है ए जब इक्विलिब्रियम पे आए तो कितना कंसंट्रेशन हो गया, जहां से कांस्टेंट होना स्टार्ट हुआ वो कौन सा पैरामीटर है, 6। तो ए इक्विलिब्रियम पे कितना है, 6, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया है, 8 माइनस। तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू 6, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब वैसे ही आपको बी इक्विलिब्रियम भी दिया गया है, देखो आप अच्छे से, बी इक्विलिब्रियम कितना दिया गया है, कहाँ है, ये बी है, जब ये कांस्टेंट पे आया तो बी इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8। तो बी इक्विलिब्रियम हो गया 8, और बी इक्विलिब्रियम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 12 माइनस एन एक्स इक्वल टू 8, मतलब ये 4 अपॉन में x इक्वल टू एन, तो n की वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 4/2 इक्वल टू 2 आ गई। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ो, सी इक्विलिब्रियम पे कितना दिया गया है, 6। सी इक्विलिब्रियम पे 6 मोलर। तो अब यहाँ से देखना सी की वैल्यू क्या है, mx था ना, mx की वैल्यू 6, ये कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में 2, तो सब मिला के 3 2 5 7 आ रहे हैं। अच्छा m प्लस n की वैल्यू निकालनी है अपने को ना, m प्लस n, तो m की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू 2 है, कितना आ गया, 5 आ गया। आसान था ये, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में काफी इजी होता है। बस आपको दो ही कंडीशन याद रखने होते हैं, एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर ये 11 12 ट्राई करना तेरा पेपर। बाकी सारे नहीं आए, अमित सर बस थोड़े दिन में आने वाले हैं सब ना, प्रिपेयर्ड होके आए हो ना, बोले पढ़ करके आए हो ना। हाँ 1 मिनट, ये आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है ना। हेलो हेलो, मेरा को बंद आया क्या आंसर, सर ए आ रहा है ए का मास होता है ना, ए आ रहा है, ए आ रहा है सर आंसर 1/4 मतलब 0.25 0.25। ऊपर जो एम होता है वो ए का मास होता है ना, भूल गए तुम, हाँ रिएक्टेंट का होता है।
हाँ तो ये आ रहा है। ए सही है सॉम, ए आएंगे आंसर। देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं अपन। x इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, वो करण के पास होगी, हर्षुर भाई ने करण को दे दिया था। ये फॉर्मूला होता है। अभी आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो मैं लिख देता हूँ। कैपिटल डी जो होगा ना, ये क्या होता है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। फॉर्मूला पता है ना वेपर डेंसिटी का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में स्मॉल डी वेपर डेंसिटी क्या आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहाँ पे अभी तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया तो एम ऑब्जर्व जो हो जाएगा, एम रिएक्टेंट, एम आर लिखा है मतलब एम रिएक्टेंट है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। बताओ इसकी वैल्यू 80 दी गई है। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलरेडी अपने को पता है कितना है, 100। 1 प्लस n की वैल्यू निकालते हैं कैसे? n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। N2 है ना? तो हाँ, तो अल्फा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो क्या निकाले, 0.25। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है। इफ द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इन द अबव केस इज 300 ग्राम, मतलब आपको ना मास ऑफ ए दिया गया है, मास ऑफ ए दिया है, मोलर मास नहीं, ठीक है। और मोलर मास इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए का बता रखा था, कितना था, 100। तो आपको मोल्स सर ऑफ मतलब इसमें ये मास ऑफ ए होगा 300 ग्राम की ए प्लस बी प्लस ये सब मिला के होगा 300 ग्राम? नहीं, मास ऑफ ए, अरे स्टार्टिंग में तो बस यही होंगे ना, मिक्सचर बोला इसलिए। ये मास ऑफ ए दिया गया है, मोलर मास ए। सी के बारे में पता करना आपको। सी का क्या था मोलर मास? सी का मोलर मास, सी का मोलर मास तो दिया नहीं है कुछ। अच्छा नहीं दिया। नहीं, तो उस क्वेश्चन में दिया था ना 40 दिया था सर। 60 और 40। मॉलिक्यूलर वेट 40 है यार। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट 40 है, मॉलिक्यूलर वेट 60 है। ठीक है, मैं दूसरे स्लाइड पे कर दूं, ये लो। सी का 40 था, बी का कितना है? नहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बात सही बोल रहे हैं। सी आ जाएगा। सही है, सी का सही है। हाँ, फिर सी सही है। एक क्या हुआ उसका पेपर? इसमें तो वो यूज करना है ना, C × 1 - अल्फा C अल्फा C अल्फा। हाँ वही तो, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा हो जाएगी। हाँ, और ए पता अल्फा पता। ए बी प्लस सी। अगर स्टार्टिंग का इसका आपने क्या मान लिया, ए मान लिया तो 0 0 हो जाएंगे। सर स्टार्टिंग का 3 मान लेते हैं ना, दिया था स्टार्टिंग, अच्छा दिया वो तो हाँ रख लेंगे, 3 हो जाएंगे, वो भी सही है। टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो ये वाला भी कितना होगा, ax। तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो ax के इक्वल हो जाएगी। अब ये चूंकि मोल्स है, ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे ना, फाइनली अपने तेरे को क्या मिलने वाला है, 3/3। अल्फा एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना, तो ये 300 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइडेड कितना, 0.25, ये 3/4। आसान था। इसी के ऊपर अगला है, द इक्वेशन अल्फा की वैल्यू दी गई, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू n माइनस 1d इज करेक्टली मैच्ड। किसके लिए रिएक्शन सही है? आंसर बोलना नहीं है, चैट में मैसेज करोगे आंसर।
अमन तूने डी भेजा है क्या? हाँ सर। चेक कर ले सही से तू। मैंने वो कॉमन लिया है ऐसे। अगर कॉमन वो भी देख ले तो एक एन जो होता है ना, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक मोल के लिए तो इसका बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे? एक मोल ये अगर इसका लोगे तो इसका n/2 होगा, और इसका क्या नहीं कुछ लगा तो 1 तो लेना है ना देखो, तो n+2/2 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। बी वाला बी वाला सही है भाई। अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में n-1d। ठीक है। n जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये लिख ही देता हूं मैं ना। ऑब्टेन्ड बी वाले का सही है जिसने भी भेजा है। ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। ऊपर वाले इक्वेशन को देख करके अपने को क्या समझ में आ रहा है कि एक मोल रिएक्टेंट के लिए जो प्रोडक्ट का मोल आना चाहिए, 1 मोल रिएक्टेंट के लिए जो आना चाहिए प्रोडक्ट का मोल, वो कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। n होना चाहिए। तो सब में चेक करें। सबसे पहले ऑप्शन में देखो a से कहाँ गया है? n/2 b प्लस में n/3 c है। तो एक मोल रिएक्टेंट तो इधर कितने हैं? n/2 प्लस n/3। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। 5n अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। सेकंड वाले ऑप्शन में आए, a हो गया और ये n/3 b है प्लस में 2n/3 है 2n/3c। अब इसके एक मोल के लिए आप निकालो n/3 प्लस 2n/3 कितना आ गया? 3n/, तो n हो गया। हाँ, तो ये 1 हो गया। ठीक है। तो बताओ डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आप डी सी वाला भी चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन वो को मैंने अपन ने चेक किया है। ये ऑप्शन बी हो गया। अब ऑप्शन सी में आना आप। 1 मोल के लिए आप निकालोगे तो n/2 प्लस n/4। ये भी गलत हो गया। ठीक है। डी ऑलरेडी अपन ने कर रखा था। ये डी ऑप्शन था। नेक्स्ट ये है सर अभी रीजॉइन कर रिज्वाइन करना है ना। चलो रिज्वाइन करो। हाँ सर।
क्या कितना? मतलब इन तीनों में से कितने बन सकते हैं वो निकलना है ना। हाँ हाँ, कितने बन सकते हैं? जैसे इसकी बात करें तो एम्फीब्रोटिक कौन कौन से बन सकते हैं? एक H2PO H2PO4 और HPO4 H2PO4 माइनस और दूसरा HPO4 माइनस -2 -2, ये दो हो गए। ठीक है, अब वैसे ही अगर H2S से आए तो कितने बनेंगे? HS माइनस माइनस, इससे एक होगा। और अगर H2CO3, बताने का मोटिव बस ये था ना कि आपको एम्फीब्रोटिक कंपाउंड समझ में आना चाहिए, और मैंने HCO3 चलो H2CO3 में से एक आता है ना। हाँ, HCO3 माइनस। खत्म हो जाएगा ना। टोटल कितने आंसर हो जाएंगे? 4 4। ठीक है, टोटल 4 हो गए। अब अगर बफर सॉल्यूशन की बात करें, इसके लिए कितने बफर बन सकते हैं? तो बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो क्या होता है? वीक एसिड एम्फीब्रोटिक माइनस कंजुगेट बेस। सबसे कितने बफर बन सकते हैं? पहले वाले में एक, दूसरे वाले में एक भी नहीं। पहले वाले में 3 की जो होती है। देखना, सबसे पहला इसके लिए मैं बफर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहला कौन सा होगा? H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस। सेकेंड ऑप्शन H2PO4 माइनस प्लस में HPO4 माइनस। सी ऑप्शन HPO4 माइनस 2 प्लस PO4 माइनस। H2S में कितने बन सकते हैं? 2। सबसे फर्स्ट H2S प्लस में HS माइनस। सेकंड में क्या हो सकता है? HS माइनस प्लस में S माइनस 2। इसमें भी कितने हो सकते हैं? 2। सबसे फर्स्ट हो जाएगा H2CO3 प्लस में CO3 माइनस HCO3 माइनस, और बी ऑप्शन क्या होगा? HCO3 माइनस प्लस में CO3 माइनस 2। अब मैं एक बार समझाता हूँ आप लोगों को कि बफर सॉल्यूशन, जिनको जो भूल गए बिल्कुल ना। बफर सॉल्यूशन, पहले एम्फीब्रोटिक कंपाउंड, उसको अपन बोलते हैं एम्फीब्रोटिक कंपाउंड। किसको बोलते हैं? अगर एक एसिड H और प्लस बेस भी दे दे, प्लस एक्सेप्ट भी कर ले। अगर मान लो इसको एक H प्लस आप दे रहे होते हैं H2S, तो ये जो बना, ये क्या हो गया? H प्लस लेने के बाद जो बनता है, क्या बनता है? कंजुगेट एसिड या बेस, क्या एसिड। बोलेंगे हम उसको? हाँ, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया। और अगर एक H प्लस आप निकालो तो यहाँ जो बना वो क्या हो गया? कंजुगेट बेस। H प्लस अगर दे करके बनाओगे तो कंजुगेट एसिड, और H प्लस निकालना है तो कंजुगेट बेस हो गया। ठीक है, जैसे HCl है, अगर आपने यहाँ से एक H निकाल दिया तो Cl माइनस, तो ये अगर क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इधर जो बना और बफर सॉल्यूशन कब बनता है? वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस में। तो जब भी H का डिफरेंस होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इन सबों के लिए कौन कौन नहीं हो सकता था? एक तो वो वाला Na3PO4 नहीं हो सकता, और दूसरा S3PO4, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जो नहीं हो सकते तो वो वाला S-2 था प्लस में CO3, ये S-2, और दूसरा कौन सा? प्लस H2S, वो नहीं हो सकता। H2S, ये दोनों नहीं हो सकते। ये दोनों मिला करके बफर नहीं हो सकते। इसमें CO3-2 और कौन सा? H2CO3, ये दोनों नहीं हो सकते। जिसके आगे माइनस लिखा है वहां पे कोई भी आप लगा सकते हो, अल्कली मेटल का एलिमेंट। तो बस यहाँ पे रिकॉल करवाया मैंने आपको, और आगे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। चलो, सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर आगे आयनिक इक्विलिब्रियम ना। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ S-2 एंड HS- आयंस इन सॉल्यूशन। K1 K2 की वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नहीं दिया मैंने इसमें। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, कैलकुलेशन आपको करनी होगी। मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया H2S ना, H2S बताओ, फर्स्ट राउंड में अगर इसको ब्रेक करोगे तो H प्लस HS माइनस।
आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी एसिड डिसोसिएट होगा तो वो सिंगल सिंगल स्टेप डिसोसिएट होता है ना, सिंगल सिंगल स्टेप करके डिसोसिएट होता है। तो HS माइनस, और इसके लिए कितना दिया गया कि K1 दिया गया है 10 का पावर -7। सेकंड वाले के लिए क्या दिया गया है, सेकंड वाले HS माइनस फिर से ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस S-2। यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1.3 इंटू 10⁻⁻13। सबसे पहले आपको किसका कंसंट्रेशन निकालना है S-2 का, ठीक है, और HS माइनस का। बताओ HS माइनस के लिए निकालने के लिए अगर यहाँ से K1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, H प्लस होगा, HS माइनस होगा और डिवाइडेड में क्या H2S। अब देखना H2S के अंदर HCl मिलाएगा तो ये तो वीक एसिड हो गया, बट ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको बस इसीलिए मिलाया गया कि जो H प्लस कंसिडर करेंगे ना वो किससे आएंगे HCl से CL से कॉमन अकॉर्डिंग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.3 मोलर। बस यहाँ पे 3 लिख देना है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो यहाँ से ये K1 हो गया अपना, K1 इक्वल टू बताओ H प्लस कितना 0.3 मल्टीप्लाइड HS माइनस निकालना है, H2S का कंसंट्रेशन कितना दिया 0.1। जब आप HS माइनस की वैल्यू निकालोगे ना तो सबकी वैल्यू दे रखा है आपको 0.1, K1 की वैल्यू 10 का पावर -7 डिवाइडेड में 0.3, ये फाइनली आपको 3.3 इंटू 10⁻⁻8 मोलर मिलने वाला है। अगर सेकंड वाले के लिए आप K2 निकालोगे तो ये H प्लस हो जाएगा, S-2 होगा और डिवाइडेड में HS माइनस होगा। अब यहाँ से आपको S-2 निकालना है तो S-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 HS माइनस और नीचे H प्लस। वैल्यू दी गई ना K2 कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻13। HS माइनस अभी अपन ने निकाला है कितना 3.3 इंटू 10 का पावर -8 डिवाइडेड में H प्लस की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने को मेंशन है, ये वाली वैल्यू 1.44 इंटू 10 का पावर -20। जब भी पॉलीट्रॉपिक एसिड आपको देगा बीच में कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया तो आप समझ जाना HCl से वहां से आपको H प्लस के लिए दिया गया है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होंगे मल्टी स्टेप में ब्रेक होता है, मल्टी स्टेप में ब्रेक होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है solution of weak acid HF was titrated with base NaOH. The equivalent point was reached when 40 ml of 0.1 molar NaOH has been added. Now 20 ml of itna molar HCl added to titrated solution. The pH found to be 5. What will be the pH of obtained by mixing? Last में इतना मिलाया गया NaOH के साथ, तो क्या होगा pH वो बताना है। देखो कैसे ट्राई करना बहुत समझना, ट्राई करने के लिए सिखा रहे हैं। ये जो लास्ट वाले का है ना वो NaOH के अंदर मिलाया गया है, तो Ha प्लस NaOH बताओ सॉल्ट बन जाएगा क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन Na प्लस H2 तो मतलब नहीं है अपने को। Ha का कितना दिया है कंसंट्रेशन 20 इंटू 0.2 मतलब 4 आ जाएगा, 0. कितना आ गया 4 आ गया ना, ये 4 आ गया। NaOH का कितना दिया है 40 इंटू 0.1, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। एक आपके पास अगर वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, कौन सा केस क्रिएट होगा
सॉल्ट है बफर बफर नहीं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोले थे ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमेशा दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब बताओ, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा मतलब ये जो सॉल्ट बना है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक बेसिक कैसा नेचर है? बेसिक। अगर ये बेसिक नेचर है तो फॉर्मूला पीएच का जब आप लगाओगे तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 7 + हाफ पी के ए माइनस। अब देखो के की वैल्यू नहीं दिया गया ना, के का नहीं दिया गया ना, तो ये बीच में जो तामझाम इतना किया गया है ना वो किसके लिए किया गया है? के ए के लिए। समझ में आया? उस बीच वाले डाटा जो NaOH HCl यहाँ पे सब दिया गया है या फॉन्ट OV5, इन सबों से फाइनली आपको क्या मिलने वाला होगा? Ka। और अगर K मिल जाएगा तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो? pKa की वैल्यू भी निकाल सकते हो। C का कंसंट्रेशन मैं लिख देता हूँ। C का कंसंट्रेशन कितना होगा, कोई बताओगे? ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जितना बना कितना होगा? अरे दोनों लिमिट 4, दोनों 4 तो टोटल वॉल्यूम से भी तो डिवाइड करना होगा ना। ये आ गया इतना। अब यहां से देखना पीके, चलो पीके कैसे निकालोगे अब आप? ये सब तो मिलीमोल्स में ना, मिलीमोलर है ना ये सर तो। ये टोटल वॉल्यूम 60 ml नहीं है 20 और अच्छा इसका ये 20% खत्म हो गया। हाँ नहीं सही है ना, 4/40। हाँ थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट है 40 कैसे आया, समझ में आया? नहीं सर। इस 40 कैसे आया, तेरे को समझ में आ रहा है? इसमें मतलब एसिड खत्म हो गया तो उसका वॉल्यूम नहीं काउंट करेंगे। जो एसिड है ना अपने पास, देखो ऊपर से बनाते हैं। सबसे पहले वो लास्ट में अपन समझ लेंगे कि वॉल्यूम कैसे 40 आया या फिर 60 आएगा या 40 आएगा, वो भी डिसाइड कर लेंगे। अब क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। HA दिया गया है आपको, HA है ना, HA, और किसके साथ रिएक्शन करवाना है अपने पास? HA दिया गया है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? NaOH, ये ऐसे दिया गया है। मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन अपने को चलने वाली है ना, वो इससे अपने को A- और किसके बीच में है? HCl है ना, ठीक है। HCl, अरे इन दोनों से मिल करके तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? सॉल्ट का। समझ में आ रहा है? HA + NaOH मिल करके क्या बना लेगा यहाँ पे? NaA बना लेगा। अब इसका सॉल्ट का आयन जो होगा वो एसिड के किसके साथ रिएक्शन करने वाला है? कैटायन के साथ। और इसके H+ के साथ ही रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे ये एसिड बन गया H। और A- जो सॉल्ट बना होगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना है? 4 है। तो अब बताओ H+ की वैल्यू जो HCl दिया गया है वो कितना है? 20 × 0.1, 20 × 0.1, ये कितना हो गया? 2 हो गया। T = 0 पे, तो T = इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 0, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 2। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन आपको क्या मिल रहा है? ये सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया? एसिड। ये सॉल्ट देखो ना, A- अपन ने किसका लिया था? इस सॉल्ट का लिया था ना, सॉल्ट है और ये एसिड है। अब बताओ, ये वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, तो अब कौन सा सॉल्यूशन हो गया? बफर हो गया। और चूंकि एसिड है तो एसिडिक बफर, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? pKa + log salt by acid। तो बताओ pH = pKa + log सॉल्ट का फॉर्मूला, सॉल्ट का कितना आ गया है? 2, एसिड भी कितना है? 2, तो pH = कितना हो गया? pKa। और pH की वैल्यू दी गई है ना, कितना दिया गया? 5। अब रही वॉल्यूम वाली बात कि वॉल्यूम अपने पास टोटल इतना कैसे आया, ठीक है। तो ये देखना है यहाँ पे 20 ml क्या है? HCl। तो NaOH का जो 40 ml है उसके 20 ml के साथ रिएक्ट कर गया होगा ना ये। हाँ सर। तो वॉल्यूम बस बचा होगा 40 ml ही ना, 20 ml इसका बचा, 20 इसका बचा, तो 40 लिखा। अब ये वाली वैल्यू मतलब वो वॉल्यूम का, मतलब वो वॉल्यूम में से वाटर और सॉल्ट दोनों निकला होगा, तो वो वॉल्यूम कम क्यों मिल रहा?
वॉल्यूम कम नहीं है, HCl NH दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये दोनों तो आपस में मिलके क्या करते हैं,